Hello everyone, welcome to Abha Is Classes, myself Abha Singh, and today we are starting chapter 7th, elections of class 9th. So let's start the chapter. Why do elections matter? सबसे पहला टॉपिक है क्योंकि इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के लिए. इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. इलेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज इन विच पीपल एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. इलेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे कि हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें. इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड पीरियोडिकली. Through elections, people choose their representatives who make decisions on their behalf. Elections के थ्रू हम अपने representatives को चुनते हैं. हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमें represent करेंगे, जो हमारी बातें सुनेंगे, उनका हल निकालेंगे. Elections can be direct और indirect. दो तरीके से elections होते हैं, direct और indirect. Now, direct and indirect elections. Direct elections, citizens directly vote for the person they want as their representative. हम लोग directly vote करते हैं उस इंसान को जिसको कि हम चाहते हैं वो हमें represent करे. Now, examples in India, लोकसभा members जो all over India में जो elections होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो that is लोकसभा members जिसमें हम directly vote करते हैं. Next is विधानसभा members जो state elections होते हैं. जब हम चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं किसी भी स्टेट का तब भी हम वोट करते हैं. दैट इज द विधानसभा मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नाउ दीज इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड एवरी 5 years. ये 5 साल के बाद ये वाले इलेक्शंस होते हैं. Now, example, when you vote for a candidate who will represent your constituency in the Lok Sabha, you are participating in a direct election. जब आप वोट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा में, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डायरेक्ट इलेक्शंस क्योंकि आप डायरेक्टली जाकर वोट कर रहे हैं. इन डायरेक्ट इलेक्शन सिटीजन्स डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द फाइनल ऑफिस होल्डर. जो भी ऑफिस होल्डर होगा उसको हम डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हैं. इंस्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स vote to choose them. Example, President of India, Vice President of India and Rajya Sabha members. इन लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं. हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो हमारे बिहाफ पे इन लोगों को इलेक्ट करते हैं. इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहा जाता है. नाउ व्हाई मस्ट इलेक्शंस बी हेल्ड अगेन एंड अगेन? बार बार क्यों होने चाहिए इलेक्शंस? एग्जाम्पल ऑफ गुरमत आपकी बुक में भी दिया हुआ है. ही वॉज इलेक्टेड एज द क्लास 8th रिप्रेजेंटेटिव. उसको क्लास 8th रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया. सपोज गुरमत मूव्स टू क्लास 9th. कैन शी सिंपली कॉन्टिन्यू एज द रिप्रेजेंटेटिव? क्या वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट क्लास में भी चुना या चुनी जाएगी विदाउट अनदर इलेक्शन? अगर दोबारा इलेक्शन नहीं हुए तो क्या कैरी ऑन होगा उसका रिप्रेजेंटेशन कि भाई 8th में वो बच्चा था क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, अब 9th में भी वही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. Similarly, can a government continue forever without asking people to choose it again? Similarly, क्या एक गवर्नमेंट, क्या एक सरकार कंटिन्यू कर सकती है forever asking people to choose it again? कि मतलब आपने विदाउट आस्किंग, मतलब आपने हमसे पूछा भी नहीं और आप कंटिन्यू करे जा रहे हो? No. The reason is that democracy requires periodic elections. इसी वजह से democracy requires periodic elections. People must get regular opportunities to choose their representatives again. लोगों के पास ये opportunity होनी चाहिए कि वो अपने representatives को चुन सकें. Remove representatives they are unhappy with. अब उन representatives को हटा सकें जिनसे वो खुश नहीं हैं and give a fresh mandate to those they trust. और उन लोगों को वोट दे सकें, उन लोगों को mandate दे के जिता सकें जो कि जिन पे कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं. What if only one political party contest?
क्या होगा अगर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करेगी? इफ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट एंड इलेक्शंस, पीपल कांट एक्सरसाइज देयर चॉइस। लोग अपनी चॉइस को एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। मीनिंगफुल इलेक्शंस रिक्वायर चॉइस। जब तक आपके पास आपके सामने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये वाला रिप्रेजेंटेटिव उस रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा अच्छा है या ज्यादा खराब है? जब तक हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी चीज वो है कि हमारे पास चॉइस होती है, और चॉइस होना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सारी पार्टीज का कंटेस्ट करना भी जरूरी है। इफ वोटर्स हैव सेवरल कैंडिडेट्स और पार्टीज टू चूज फ्रॉम, दे कैन डिसाइड whom they want to represent them। अगर वोटर्स के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, बहुत सारी पार्टीज होंगी जिनसे वो चूज कर सकते हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा। आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम 7.1। ये हमें 6 मेजर फंक्शंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस बताता है। इसमें 4 आपके डायग्राम्स में दिए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी और लेजिटिमेसी, और 2 आपसे पूछे गए हैं कि और 2 क्या हो सकते हैं। तो अगर 6 मेजर फंक्शंस की बात करते हैं हम, तो पहले नंबर पे आता है रिप्रेजेंटेशन, दूसरे पे आता है इक्वालिटी, तीसरा हमने अपने आप लिखा है चॉइस, फोर्थ हमने अपने आप लिखा है पार्टिसिपेशन, फिफ्थ है लेजिटिमेसी और सिक्स्थ है अकाउंटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? पीपल चूज हु विल रिप्रेजेंट देम। लोग चुनते हैं जिनको वो चाहते हैं कि उनको रिप्रेजेंट करें। इक्वालिटी, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट इज इक्वल टू इक्वल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। एक इंसान एक वोट, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे घर पे काम करने वाला कोई हो, या हम हो, या एक वेजिटेबल वेंडर हो, कोई भी हो, एक 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। इक्वालिटी के हिसाब से चलता है, एवरीवन इज इक्वल व्हेन इट कम्स फॉर वोटिंग। लेजिटिमेसी, अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल हैज द पीपल्स मैंडेट टू गवर्न। एक गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट करती हैं लोग, उसके पास लोगों का मैंडेट होता है, लोगों की पावर होती है, लोगों के वोट्स होते हैं कि वो गवर्न कर सके। अकाउंटेबिलिटी, गुड परफॉर्मेंस पीपल में री इलेक्ट यू, पुअर परफॉर्मेंस पीपल कैन रिप्लेस यू। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो आपको लोग री इलेक्ट करेंगे। और पुअर परफॉर्मेंस क्या है? कि पीपल कैन रिप्लेस यू। अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो 5 साल बाद जब इलेक्शंस होंगे, अगर हमें आपका काम पसंद नहीं आएगा तो हम आपको रिप्लेस कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन, इलेक्शंस गिव ऑर्डिनरी सिटीजन्स अ चांस टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। इलेक्शंस जो होता है वो ऑर्डिनरी सिटीजन, हम जैसे आम लोगों को वो चांस देता है कि हम सरकार बनाने के पूरी जो प्रक्रिया होती है, जब गवर्नमेंट बन रही होती है, उसमें हम भी पार्ट ले सकें। चॉइस, विदाउट जेन्युइन चॉइस एंड इलेक्शंस कैन नॉट बी ट्रूली डेमोक्रेटिक। अगर आपके पास चॉइस ही नहीं होगी तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? इफ इट इज अ 1 पार्टी सिस्टम, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? आपकी चॉइस कहाँ है? तो विदाउट जेन्युइन चॉइस एक इलेक्शन को आप कभी भी ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं बोल सकते। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। डोंट मिस आउट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिफोलॉजी, now psephology means the scientific study of elections. The word comes from ancient Greek. Ancient Greek से ये word आया है psephology. Psephos का मतलब होता है pebble. Logy का मतलब होता है systematic study. Now why pebble? In ancient Greece pebbles were used for voting. Pebbles को voting के लिए use किया जाता था, इसलिए इसका नाम psephology है। Now inside India's election machinery. Now for democracy to work properly, elections must be free. People should be able to vote according to their own choice without pressure or fear. मतलब लोगों के पास एक फ्री चॉइस होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से वोट कर सके। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उनके पास, कोई उनको फियर नहीं होना चाहिए कि उनको किसको वोट देना है। नेक्स्ट इज फेयर. All candidates and parties should get a fair opportunity and rules should apply equally. हर एक कैंडिडेट को,
हर एक पार्टी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए, और सबके लिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो पार्टी पहली बार कंटेस्ट कर रही हो, रूल्स सबके लिए इक्वल ही होने चाहिए. Transparent. The electoral process should be open and trustworthy so that people can have confidence in the results. जो electoral process है वो open होना चाहिए और trustworthy होना चाहिए. हमें trust होना चाहिए उस चीज़ पे, so that people can have confidence in the result. So that लोगों को result पर एक confidence रहे कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वही elect होकर आ रहा है. India is a huge and diverse country, so conducting elections is a very large task. Millions of people vote across thousands of constituencies. Millions of मतलब जो voters हैं वो thousands of constituencies में vote करते हैं. तो India needs proper law and rules, a well organized electoral system, coordination at national, state and local levels, institutions to manage elections. क्योंकि बहुत ही बड़े उस पे, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वोटर्स जो हैं वो वोट कर रहे हैं. तो प्रॉपर लॉज होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज पूरा सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिससे कि वो इलेक्शंस को मैनेज कर सकें. नाउ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, सेवरल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडियाज इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI मैनेजेस एंड सुपरवाइजेस इलेक्शंस. फिर है पॉलिटिकल पार्टीज, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड प्रेजेंट कैंडिडेट्स एंड पॉलिसीज. वो अपनी अपनी पॉलिसीज बताते हैं कि कौन सी जो पॉलिसीज हैं वो होनी चाहिए. Next is civil society. Civil society helps create awareness and encourages democratic participation. Media provides information and helps people understand political issues. Media जो होती है वो information provide करती है, help करती है लोगों को समझने के लिए कि क्या क्या political issues हैं. Voters ultimately choose their representatives through voting. Voting के through हम वोटर्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. Now the electoral system. An electoral system is the method used to convert the votes received by candidates into seats in the legislature. जो electoral system है वो एक method है जिससे कि votes को जो भी candidates ने receive किए हैं उसको seats में transfer करें और legislature में वो लोग हमें represent करें. Now different countries use different electoral systems. अलग अलग countries में अलग अलग electoral systems use होते हैं. India mainly uses two systems. First is first past the post FPTP and second is proportional representation. Now what is FPTP? Under FPTP the candidate who gets the highest number of votes in a constituency wins. Simple है, जिस भी constituency में जिस भी candidate को सबसे ज़्यादा number of votes मिलेंगे वो जीत जाएगा. A candidate does not necessarily need more than 50% votes. ज़रूरी नहीं है कि उस candidate को 50% से ज़्यादा मिले, बस उसको बाकी candidate से ज्यादा वोट मिलने चाहिए. They only need to get more votes than any other candidate. India uses FPTP for Lok Sabha elections and Vidhan Sabha elections. Easy example like A के पास 40 votes हैं, B के पास 35 हैं, C के पास 25 हैं, तो A wins. क्यों? क्योंकि उसके पास इन दोनों के मुकाबले ज्यादा votes हैं. Now proportional representation. In proportional representation, seats are distributed more closely according to the proportion of votes received. सीट उस हिसाब से बांटी जाती है जिस प्रोपोर्शन में किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स मिलते हैं. इन इंडिया दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर राज्यसभा इलेक्शंस, प्रेसिडेंट इलेक्शंस एंड वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन.
Now the Vidhan Sabha. The Vidhan Sabha Legislative Assembly is the directly elected lower house of a state's legislature. Lower house है विधान सभा. It makes law for the state. State के लिए law बनाते हैं. Is elected directly by the people. Directly लोग इसको elect करते हैं. Uses the FPTP system just like लोकसभा election. जैसे कि लोकसभा election में FPTP system use होता है, वैसे ही विधान सभा के elections में भी FPTP system use होता है. States with two houses. लेकिन इंडिया में बहुत सारी बहुत स्टेट्स हैं जिसमें कि दो हाउसेज हैं. मोस्ट स्टेट्स हैव ओनली अ विधानसभा. काफी स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा है, बट 6 स्टेट्स हैव अ 2 हाउस लेजिस्लेचर, दैट इज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर. वो 6 स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. देयर 2 हाउसेज आर अपर हाउस विधान परिषद, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द लोअर हाउस विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली. आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को. बहुत ही आसान नोट्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखे हुए हैं जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में. Who makes up the विधान परिषद? अब विधान परिषद में कौन कौन होता है? मेंबर्स इलेक्टेड बाय द विधानसभा मेंबर्स. विधानसभा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, तो मेंबर्स इलेक्टेड बाय द विधानसभा मेंबर्स, जब जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वो लोग मेंबर्स चुनते हैं विधान परिषद के. रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट, टीचर्स, ये सारे विधान परिषद के मेंबर्स हैं. एडिशनली द गवर्नर नॉमिनेट सम मेंबर्स टू रिप्रेजेंट fields such as art, science, social service, literature, cooperatives. गवर्नर के हाथ में भी पावर होती है कि वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकें जो रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, सोशल सर्विस में, लिटरेचर में, कोऑपरेटिव्स में. द इलेक्शंस टू द विधान परिषद आर हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल vote. Now the table explains 3 different ways of conducting elections. 3 तरीके से इस टेबल में आप देखेंगे कि कैसे इलेक्शंस होते हैं. Now the feature, full form, FPTP, मेजॉरिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव. FPTP की फुल फॉर्म है फर्स्ट पास द पोस्ट. मेजॉरिटी सिस्टम की मेजॉरिटी सिस्टम. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट वी से PR. नाउ व्हाई डू वोटर्स वोट फॉर? वोटर्स, हु डू वोटर्स वोट फॉर? सॉरी, FPTP में कैंडिडेट को वोट करते हैं, मेजॉरिटी सिस्टम में भी कैंडिडेट को वोट करते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं. हाउ डज वन विन? कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट विंस इवन इफ बिलो 50%. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, FPTP सिस्टम में जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलते हैं, बेशक वो 50% से कम हो, उसको इलेक्ट किया जाता है. मेजॉरिटी सिस्टम में कैंडिडेट नीड्स मोर देन 50%. इफ नोबडी गेट्स 50%, टॉप टू कंटेस्ट अ सेकेंड राउंड. इसमें मेजॉरिटी सिस्टम में क्या होता है कि कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो इलेक्ट होता है, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा वोट वाला है उसको मोर देन 50% मिलना चाहिए. अगर किसी को 50% तक नहीं पहुंचे हैं या उससे ज्यादा नहीं पहुंचे हैं, जो भी टॉप 2 कंटेस्टेंट होंगे, कंटेस्ट जो कर रहे हैं इलेक्शंस, वो एक सेकेंड राउंड में जाएंगे. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में सीट्स आर गिवन टू पार्टीज इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट शेयर. नाउ अगर हम FPTP का एग्जाम्पल लें तो A गेट्स 40% वोट, B गेट्स 35% ऑफ वोट्स एंड C गेट्स 25% वोट्स. सिंपल है, A wins because A के सबसे ज्यादा हैं. मेजॉरिटी सिस्टम में X gets 45% votes, Y get 40% and Z get 15%. अब no one gets more than 50%. किसी को 50% या उससे ज्यादा नहीं मिले हैं. X and Y, क्योंकि उन दोनों को ही सबसे ज्यादा मिले हैं, go to round 2. Y gets 55% in round 2, so Y wins. Proportional representation में M gets 40%, N gets 35%, O gets 15%, P gets 10%. So 40, 35, 15 and 10 seats respectively. क्योंकि उसको इसमें proportionate शेयर के हिसाब से मतलब जो भी वोट्स मिले हैं उसके हिसाब से सीट्स एलोकेट होती हैं. नाउ द गवर्नमेंट पार्टी A फॉर्म्स गवर्नमेंट. मेजॉरिटी सिस्टम में पार्टी Y फॉर्म्स गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग राउंड 2 एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पावर इज शेयर्ड प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू स्टेट्स.
Now, single transferable vote, that is STV. Single transferable vote system is a form of proportional representation, that is the PR. Now, कैसे calculate किया जाता है quota? The quota is the minimum number of votes a candidate needs to be elected. Minimum number जो चाहिए जिससे कि candidate elect हो, उसको हम ऐसे हम calculate करते हैं quota को. Quota is equal to total valid votes, seats to be filled +1. Now example, suppose there are 1000 valid votes and 4 seats. तो कोटा के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों? क्योंकि 4 जो हैं सीट्स टू बी फिल्ड हैं 4 +1 that is 5 and +1 that is 200 +1 like 201. So a candidate needs 201 votes to be elected. उनके पास 201 वोट्स होने ही चाहिए अगर वो इलेक्टेड होना चाहते हैं तो. Instead of simply choosing one candidate, voters rank candidates according to preference. वो एक कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं, वो तीनों को चुनते हैं. 3 अगर लोग खड़े हुए हैं वो तीनों को चुनेंगे लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल 1 में A है तो A उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, 2 B है, B उनकी सेकंड प्रेफरेंस है, 3 C है, C उनकी थर्ड प्रेफरेंस है. ऑल कैंडिडेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड. हर एक कैंडिडेट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है उसको काउंट किया जाएगा. एनीवन हु रीचेस द कोटा is declared elected. जो भी वो 201 का कोटे पे पहुंच जाता है उसको डिक्लेयर करा जाता है कि वो इलेक्टेड है. इफ मोर सीट्स स्टिल नीड टू बी फिल्ड, काउंटिंग कंटिन्यूज. अगर ज्यादा सीट्स फिल करनी है, नीड्स टू बी फिल्ड, तो काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू होती है. अ कैंडिडेट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट एलिमिनेटेड. जो कैंडिडेट जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा. बट द वोट्स जो उनके वोट्स हैं दे डोंट सिंपली डिसअपियर. द वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू द वोटर्स नेक्स्ट प्रेफरेंस. जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसके पास सारे वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंडर the required number of candidates are elected. और ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्ट नहीं हो जाते. Now the laws. Main laws that regulate elections in India. First है Representation of the People Act 1950. Now deals mainly with the allocation of seats. Representation of People Act जो 1950 है वो mainly allocation of seats जो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में होती हैं उसमें डील करता है. Decides the boundaries of constituencies through delimitation. वो डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कितनी होगी और ये वो डिसाइड करते हैं थ्रू डीलिमिटेशन. डीलिमिटेशन क्या है? फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फिक्स करना या रीड्रॉ करना जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है. डील्स विद द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, उसको प्रिपेयर करना, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में है. एंश्योर्स दैट सिटीजंस 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ये भी ध्यान में रखना कि 18 ईयर्स और अबव के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 deals with the actual conduct of elections. इसमें डायरेक्ट जो एक्चुअल इलेक्शंस होते हैं वो होता है. प्रोवाइड रूल्स फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. रूल्स होते हैं कि कैसे कोई कैंडिडेट नॉमिनेट होगा, इलेक्शन कैंपेन कैसे होगा. वोटिंग प्रोसीजर कैसे होगा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड द रेजोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा. इट ऑल्सो डील्स विद पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट. इलेक्शंस के बाद में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे भी डील करता है. थर्ड इज प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 प्रोवाइड्स रूल्स स्पेसिफिकली फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आइडेंटिफाई करता है सर्टेन एक्ट्स एज इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट
प्रैक्टिसेस, कि कोई भी इलेक्शन के दौरान कोई ऑफेंस तो नहीं हो रहा या करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं हो रही. करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या आता है? गिविंग गिफ्ट्स और प्रोमिसेस. अ कैंडिडेट कैन नॉट गिव अ गिफ्ट, मनी, ऑफर टू प्रॉमिस टू इन्फ्लुएंस समवन टू कंटेस्ट और विड्रॉ फ्रॉम एन इलेक्शन. आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, आप मनी ऑफर नहीं कर सकते, आप कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट करे या विड्रॉ कर ले इलेक्शन से, या वोट फॉर देम या नॉट वोट, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप गिफ्ट या कुछ भी ऑफर करके. एग्जाम्पल, वोट फॉर मी एंड आई विल गिव यू 5,000. इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. Appealing for votes on certain identities. A candidate cannot ask people to vote or not vote on the basis of religion, caste, race, community, or language. Example, vote for me because we belong to the same caste. Not allowed. Using government officials for election support. कोई भी candidate कोई भी assistance नहीं ले सकता किसी भी किसी भी government official से या किसी भी government related person से. Candidates cannot take assistance for their election campaign from certain government related persons such as government officers, judges and magistrates, armed forces personnel, पुलिस पर्सनल, एक्साइज ऑफिसर, इन सब से या जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है उनसे आप हेल्प नहीं ले सकते. नाउ नेक्स्ट इज डीलिमिटेशन कमीशन. द डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड्स एंड रीड्रॉज द बाउंड्री ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसको डिसाइड किया जाता है और उसको रीड्रॉ करा जाता है अगर जरूरत पड़े तो. थिंक ऑफ इंडिया एज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी इलेक्टोरल एरियाज. ऐसे सोचिए कि इंडिया को बहुत सारे इलेक्टोरल एरियाज में बांटा गया है. हर एक एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव सच एज एन एमपी और एमएलए. एज पॉपुलेशन चेंजेस the boundaries may need to be changed so that one representative does not represent a much large population than another. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है या एक रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत ही लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है जो बहुत ही कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए 5 लाख पीपल, कॉन्स्टिट्यूएंसी बी 25 लाख पीपल. दिस वुड बी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन. एक में 25 लाख, एक में 5 लाख, ये बहुत ही अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. तो डीलिमिटेशन जो है वो ट्राई करता है टू मेक द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच सीट एज नियरली इक्वल एज पॉसिबल. जितना भी करीब का हो जाए, जितना भी इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल किया जाता है. व्हाट डज इट डू? डिटरमिन्स द नंबर ऑफ सीट्स. नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसको डिटरमिन किया जाता है. एक टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स किया जाता है. applies to Lok Sabha and the Vidhan Sabha elections, aims for equal representation. Don't miss out है, आर्टिकल 82 के बारे में बताया गया है. Provides for delimitation after each census as Parliament determines by law. India has delimitation commission in 1952, 1963, 1973 and 2002. Now, why was there a long gap after 1973? 1973 के बाद सीधा 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन आया. द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 froze the allocation of Lok Sabha and state assembly seats based on population until after the 2001 census. 1976 जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसने जो एलोकेशन ऑफ राज्य लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट थी उन्होंने रोक दी कि मतलब बस इतना ही जितना आज तक चल रहा है उतनी ही सीट्स या उतनी ही सीट्स पे इलेक्शंस होंगे बेस्ड ऑन की पॉपुलेशन कितनी है until the 2001 census, mainly to ensure the states that had successfully controlled population growth were not disadvantaged. उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो साउथ की स्टेट्स हैं उन लोगों ने बहुत काम किया है अपनी पॉपुलेशन पे, लिटरेसी रेट पर, हेल्थ पर, उन्होंने बहुत काम किया है. तो उनको ये लगता था कि भाई हमारे साथ कुछ डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो ऐसा ना हो कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा की वजह से उनको ज्यादा सीट्स मिल जाएं. इस वजह से जो एलोकेशन था वो रोक दिया गया, उनको फ्रीज कर दिया गया. द फ्रीज वाज लेटर एक्सटेंडेड टू 2026. जो फ्रीज है उसको लेटर बाद में एक्सटेंड कर दिया गया टू 2026. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI.
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द ECI three main powers: superintendence, direction and control. Now superintendence means overall supervision of elections. Directions means ki directions ya guidelines dena for conducting election, and control is ensure that the election process is properly managed and conducted. Now, what is ECI and its important functions? The Election Commission of India ECI is an autonomous and permanent constitutional body. ECI is a constitutional body. It was established on 25th January 1950. ये conduct करती है elections to Lok Sabha, Vidhan Sabha, President, Rajya Sabha, Vidhan Parishad and Vice President. Article 324 से लेकर 329 तक of the Constitution deals with elections or provide for the ECI's पावर एंड ड्यूटी. आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन से डील करते हैं आर्टिकल्स, और उसमें पूरा दिया हुआ है कि ECI की पावर क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं. इलेक्शन मशीनरी एट द स्टेट लेवल. एट द स्टेट लेवल इलेक्शन वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दैट इज द CEO. द CEO इज अपॉइंटेड बाय द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद ECI जो है वो CEO को अपॉइंट करता है, दैट इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. Now ECI creates the electoral roll. Electoral roll क्या होता है? ऑफिशियल लिस्ट उन लोगों की जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए. Now ECI ensures that only people whose name are on the electoral roll can vote. ECI इंश्योर करता है कि सिर्फ वही लोग जिनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल पे है वही वोट कर सकते हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR. SIR मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल. इट इन्वॉल्व्स अपडेटिंग, वेरीफाइंग, करेक्टिंग वोटर लिस्ट. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो अपडेट करता है, वेरीफाई करता है, करेक्ट करता है वोटर्स लिस्ट को. इट्स पर्पसेस इंक्लूड न्यू वोटर्स हु हैव टर्न्ड 18, रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज, अपडेट रिकॉर्ड्स. उसका काम क्या होता है SIR का कि वो नए वोटर्स जो कि अभी 18 साल के हुए हैं उनको इंक्लूड करे, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करे और अपडेट करे रिकॉर्ड्स को. नाउ लेट्स एक्सप्लोर ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम. इट अलाउज सर्विस वोटर्स टू रिसीव देयर पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली एंड कास्ट देयर वोट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अगर आप अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है जहां आपको वोट देना है, तो जो सर्विस वोटर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट जो है वो रिसीव होगा और वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. सर्विस वोटर्स, members of armed forces, members of armed police forces serving outside their state, government employees posted outside India. ये सारे लोग जो हैं ये सर्विस वोटर्स में आते हैं. ECI decide the schedule and date for the elections. The ECI decides the election schedule when the 5-year term of a legislature end. 5-year term जब legislature का end हो जाता है और the legislature is dissolved earlier, या फिर legislature जो है वो बहुत जल्दी dissolve हो जाती है या 5 साल से पहले dissolve हो जाती है. While fixing dates, it considers weather कि वेदर उस टाइम कैसा है, एग्रीकल्चर साइकिल कैसी है, स्कूल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस तो नहीं हो रहे हैं, फेस्टिवल्स है कि नहीं है, अदर प्रैक्टिकल फैक्टर्स, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ही शेड्यूल और डेट फॉर द इलेक्शंस जो हैं वो फिक्स करती है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ECI रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेट सिंबल्स. ECI रजिस्टर करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, एलोकेट करती है इलेक्शन सिंबल्स, क्लासिफाई करती है पार्टीज एज नेशनल और स्टेट, रिक्वायर्स पार्टीज टू फॉलो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल
रिक्वायरमेंट. नाउ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस इवन दो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ईसीआई जो है वो ऑल्सो एक्ट्स एज क्वासी जुडिशियल दैट इज हैविंग सम पावर्स ऑफ अ कोर्ट बॉडी इन एड्रेसिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स. कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना है, क्या सिंबल्स अलॉट करना है, वो कोई भी डिस्प्यूट होता है इस बारे में तो ईसीआई इसमें भी एक्ट कर सकती है. नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी जो है वो हर साल नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. द वोटर्स प्लेजेस एम्फेसाइजेस वोटिंग फियरलेसली एंड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज, ensuring free and fair elections. Now, for elections to have real democratic value, they must be fair. उनको फेयर होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, इम्पार्शियल होना पड़ेगा, इंक्लूसिव होना पड़ेगा और ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा. नाउ ईसीआई हैज टेकन मेजर्स स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज पीवीटीजीज. These include better infrastructure accessibility, technology assisted voting services, facility that makes polling easier for disadvantaged groups. Now, during the 2024 general elections, voting from home was extended across India for senior citizens above 85 years and PWDs with benchmark disability of 40%. During 2024 general elections में voting घर से voting को extend कर दिया गया था all over India. जो भी senior citizens हैं 85 years से ज़्यादा और जो PWDs हैं फिजिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनको जिनकी डिसेबिलिटी 40% है या उससे ज्यादा है, वो लोग घर बैठ के वोट दे सकते हैं. डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इलेक्शन, द ईसीआई यूजेस सेवरल डिजिटल एप्स एंड सिस्टम्स जिससे कि इलेक्शंस जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हों, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हों और एक्सेसिबल हों. कुछ ऐप और सिस्टम के बारे में बताया गया है. सुविधा हेल्प candidates and political parties with nomination forms, permission for rallies, meetings, vehicles, loudspeakers, etc. ETPBS सर्विस वोटर्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं और पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपने वोट को while away from their constituency. वोटर हेल्पलाइन ऐप हेल्प वोटर्स विद रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, करेक्शन, ट्रांसपोजिशन एंड election related information. Saksham app provides customized services for persons with disabilities such as voter registration and finding polling stations. उनको सर्विसेज दी जाती हैं जिससे कि अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकें और पोलिंग स्टेशंस को ढूंढने में उनको दिक्कत ना हो. ई विजिल ऐप allows citizen to report violation of model code of conduct, MCC and election misconduction. कोई भी अगर मिसकंडक्ट हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई गलत तरीके से वोटिंग हो रही है, तो वो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी में आप ये इस ऐप में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं. FORNET help election officials with forms, databases, dashboards and maintenance of electronic electoral rolls. इसमें इलेक्शन ऑफिशियल्स को हेल्प किया जाता है फॉर्म से, डाटाबेसेस से, डैशबोर्ड से और मेंटेन करने का ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल रोल्स. SUGAM manages vehicles used for election work including registration, drivers and fuel allocation. ये सारा काम इसका है. Now इंडिया जो है वो बहुत ही लार्ज एंड डाइवर्स इलेक्टोरेट है with over 96.8 crore eligible voters mentioned in the textbook. The ECI Election Commission of India independently manages the election process across the country. Its major functions include, उसके major functions हैं updating electoral roll, candidates
नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करना, इलेक्शन लॉज को एनफोर्स करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, वोट्स को काउंट करना, डिक्लेयरिंग इलेक्शन रिजल्ट्स, रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये सारा काम जो है, जो मेजर फंक्शंस हैं वो ईसीआई के हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Political parties. Now, political parties are essential to democracy because they connect the people with the government. Political parties इसलिए important है, अब आप सोचिए डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर यहाँ पे इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन होगी? और इलेक्शंस होने के लिए लोगों का होना जरूरी है, और लोग ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का होना जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो लोग और वोट करेंगे, और एक तरीके से एक कनेक्ट बन जाता है लोगों में और गवर्नमेंट के बीच में। नाउ व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज डू? ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, दे आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इश्यूज अफेक्टिंग पीपल्स लाइव्स एंड ब्रिंग देम इनटू पब्लिक डिस्कशंस। कैंपेन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज ड्यूरिंग इलेक्शन, पार्टीज जो होती हैं वो अपनी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करती हैं, अपने व्यूज को एक्सप्लेन करती हैं ऑन डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज। ऑफर वोटर्स मीनिंगफुल चॉइस, डिफरेंट पार्टीज प्रेजेंट डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड विजन्स अलाउइंग वोटर्स टू कंपेयर देम, जैसे कि वोटर्स जो हैं कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स, उनके विजन्स, कि अगर हमने इनको इलेक्ट किया तो आगे जाके हमें क्या मिल सकता है इनसे। ठीक है, तो ये हमें एक मीनिंगफुल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प वोटर्स मेक इंफॉर्म्ड डिसीजन, पार्टीज कम्युनिकेट देयर प्रोमिसेस एंड इलेक्शंस एजेंडा थ्रू इलेक्शन रैलीज, डिबेट्स, मीडिया एंड अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। What happens during elections? Now, political parties जो होती हैं वो अपने एजेंडा प्रेजेंट करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं, कंडक्ट करती हैं, कैंपेन को डिस्कस करती हैं, डिबेट इश्यूज को, पीपल को, लोगों को बोलती हैं कि उनको वोट करे। नाउ आफ्टर इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प डेमोक्रेसी फंक्शन इफेक्टिवली थ्रू गवर्नेंस, जब वो गवर्न करती हैं, हमें अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है तो वो हमारे प्रति अकाउंटेबल हैं, रिप्रेजेंटेशन प्लस पब्लिक engagement. Now, role of political parties. Political parties are essential to democracy because they organize public opinion, they understand and represent people's view, contest elections, select candidates, campaign and prepare manifestos, form government, the winning party या coalition forms the government, make and implement policies, the government puts its promises into action, acts as opposition, the losing parties question the government and ensure accountability। मतलब अगर आप opposition में हैं तो आप एक बहुत ही important part प्ले कर रहे हैं, क्योंकि losing party आप जरूर हैं लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इंश्योर कर सकते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो कि बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेसी में सवाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे बिहाफ पे ऑपोजिशन कर रही होती है। Now participate in debates and committees, opposition parties discuss करती हैं, scrutinize करती हैं गवर्नमेंट के decisions को। Defection, defection मतलब क्या होता है? जब एक elected member leaves or switches the political parties on whose tickets they were elected, जिस टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिस टिकट के में ने उनको कैंडिडेट बनाया था, उसी पार्टी को वो लोग छोड़ दें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं और एक्ट्स अगेंस्ट द पार्टीज डिसीजन इन इंपॉर्टेंट मैटर्स। एग्जाम्पल, a candidate wins an election as a member of party A but later leaves party A and joins party B. This is defection. तो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू government. Now an MP or MLA can be disqualified if they voluntarily give up their party membership or vote or abstain from voting against the party's instruction, whip,
सब्जेक्ट टू द लॉज एक्सेप्शंस। मतलब अगर कोई भी एमपी या एमएलए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे या वोट ना करे वोटिंग के टाइम पर, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस डिसाइड सच केसेस। जो स्पीकर या चेयरमैन होता है उस हाउस का, वो डिसाइड करता है इन केसेस के बारे में। नाउ क्राइटेरिया फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन। नाउ नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन, एक पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी तब बनती है जब जो भी नीचे कंडीशंस दी गई हैं, 3 कंडीशंस, उसमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर देती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। कंडीशन 1 है 6% वोट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स, gets at least 6% of valid votes in 4 or more states in a Lok Sabha or Assembly election and wins at least 4 Lok Sabha seats. Condition 2, 2% Lok Sabha seats, wins at least 2% of Lok Sabha seats. Its elected member must come from at least 3 states. Condition 3, state party in 4 states. A party is recognized as a state party in at least 4 states. अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देती है कोई पार्टी, तो वो फिर नेशनल पार्टी बन जाती है। रिमेंबर, ओनली वन ऑफ दीज कंडीशंस इज नेसेसरी। State party recognition, a party becomes a state party if it fulfills any one of these conditions. यहाँ पे 4 conditions दी गई हैं, इन चारों में से इनफैक्ट 5 कंडीशंस दी गई हैं और इन पांचों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप एक स्टेट पार्टी बन जाते हैं। नंबर 1, 6% वोट्स प्लस 2 असेंबली सीट्स, गेट्स एट लीस्ट 6% वैलिड वोट्स इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड विन एट लीस्ट 2 असेंबली सीट्स। सेकेंड, 6% वोट्स प्लस 1 लोकसभा सीट, गेट्स एट लीस्ट 6% वैलिड वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड विन्स एट लीस्ट 1 लोकसभा सीट फ्रॉम दैट स्टेट। 3% assembly seats or 3 seats, wins at least 3% of assembly seats or 3 seats, whichever is higher. 1 Lok Sabha seat per 25 seats, win at least 1 Lok Sabha seat for every 25 Lok Sabha seats allotted to that state or any fraction of 25. Fifth, 8% vote share, gets at least 8% of valid votes in the state in a Lok Sabha or Assembly elections. अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया, एक भी कंडीशन पूरी करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज हो जाती है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, RUPP, दीज आर द पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड विद द ECI। इसको ECI से के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, बट डू नॉट क्वालिफाई एज रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। ये रजिस्टर्ड तो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट ये क्वालिफाई नहीं करती हैं ना ही नेशनल ना ही स्टेट पार्टी बनने के लिए। दे मे नॉट हैव ऑब्टेन्ड द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट्स और सीट्स और मे नेवर हैव कंटेस्टेड एन इलेक्शन सिंस रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कोई भी उन्होंने कोई भी परसेंटेज, उन्होंने वोट्स या सीट्स नहीं मिली होंगी, या फिर उन्होंने कोई इलेक्शन ही कभी कंटेस्ट नहीं किया होगा जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है। Challenges to free and fair election. India conducts elections on a very large scale in 2024. More than 96.8 crore voters were involved. Major challenges क्या थे? Misinformation, spreading of incorrect information. Incorrect information spread करना, misinformation एक बहुत ही बड़ा challenge था। Fake news, false और misleading news that can influence voters. Intimidation, threatening और pressurizing voters. और भी बहुत सारे challenges थे। Ensuring that elections remain free, fair, inclusive and transparent. How does ECI address them? The ECI जो है वो laws use करती है, such as the Representation of the People Act RPA 1950 and 1951, the Model Code of Conduct, EVMs, voter verifiable paper audit trail, VVPAT, voters awareness campaigns and other measures. बहुत सारे तरीके जो हैं वो ECI जो है वो laws use करती है जिससे कि ये सारी जो चीजें हैं वो ना हो। Elections जो हैं becomes more representative
representative and the democracy more robust with constant vigilance and active citizen participation. अगर इलेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, आप डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और विद कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट विजिलेंस रखें, अगर एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, तो यस इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में. तभी कहा जाता है कि जिस दिन इलेक्शंस हो, कई बार हम सोचते हैं हमारी 3 छुट्टियां एक साथ पड़ गई हैं, चलो घूमने चलते हैं. यू मे गो समवेयर एज यू हैव प्लान्ड, बट नॉट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस. डू वोट, बिकॉज जब हम वोट करते हैं तभी हम एक सही कैंडिडेट को पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं. और हमारे, जब हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अच्छे कैंडिडेट्स पहुंचने चाहिए, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचने चाहिए, और वो जिम्मेदारी हमारी है. तो वी शुड बी एन एक्टिव सिटीजन हु participates in each and every elections which are held by the ECI Election Commission of India. Thank you.